बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप न्यूज़ स्टोरीज ऑफ द डे 17 फरवरी की बड़ी खबरों पे, चाहे वो अजीज़ मेमन सहाफ़ी जो है उनका कत्ल हो या दीगर बड़े वाक़यात हों। आगाज़ करते हैं उस अफसोसनाक ख़बर से कोयटा में जो ख़ुदकुशी धमाका हुआ जिसमें 8 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और ये बहुत ही काबिल मज़म्मत वाक़या है और अफसोसनाक वाक़या है। उसके बाद हमने देखा कि कराची पोर्ट पे एक वाक़या पेश आया जहाँ पे कुछ लोग जो है वो जहरीली गैस की वजह से बताया जाता है कि जो है वो जहाँ भाग हुए उनकी जान चली गई और कई लोग ज़ख्मी कई लोग उससे मुतासर हुए और अभी तक ये मुहिम हल नहीं हो सका कि ये मामला था क्या। तहकीकात अभी तक जारी हैं। इसके बाद तीसरी जो अफसोसनाक खबर थी वो तो अजीज़ मेमन जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके कत्ल का है। अजीज़ मेमन जिनके बारे में आप सब जान भी चुके हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ स्टोरी की थी। बिलावल का वो जो ट्रेन मार्च हुआ था जिसमें ख़वातीन को 2000 जो है वो कह कर लाया गया था, बाद में 200 रुपये दिया गया। इस स्टोरी को उन्होंने हाईलाइट किया था और उसके बाद उनको पीपल्स पार्टी से धमकियाँ मिल रही थी। उन्होंने एहतजाज भी किया, वीडियोज़ भी जारी की, लेकिन उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं गई, उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। आप ये देखें कि बिलावल साहब हर रोज़ हमें पंजाब के और पूरे पाकिस्तान के मामलात पर भाषण देते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनके अपने सूबे के हालात देख लें कि उनकी अपनी एमपीए का कत्ल हुआ, उनको पहले थ्रेट्स थी, उनका कत्ल हुआ, अजीज़ मेमन का कत्ल हुआ। इसके अलावा आप देख लें सिंध में जो हालात हैं, चाहे वो पानी के हों, चाहे वो एड्स के हों, चाहे वो हेपेटाइटिस के हों, चाहे वो कराची में कचरे के हों, ट्रांसपोर्टेशन के हों, अंदरून सिंध के हों, जंगलात के हों, आप गैर कानूनी तामीरात के हों, जंगलात की ज़मीन पर कब्ज़ों के हों, सरकारी ज़मीनों की बंदर बांट के हों, फेक अकाउंट्स के हों, मनी लॉन्ड्रिंग के हों, करप्शन के हों, लूट मार के हों, आप सिंध का कोई भी शोबा उठा लीजिए, कोई भी महकमा उठा लीजिए, आपको उसमें बदतरीन करप्शन, बद इंतज़ामी, लूट मार, ये सारी चीज़ें, नाअहली, नाकामी, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन बिलावल साहब को जो है वो पाकिस्तान पूरे की फ़िक्र रहती है और अपने सूबे पे हम नहीं देखते कि उनको कुछ ख़ास फोकस हो, चाहे वो थर के बच्चे हों, लड़काने के मामलात हों। बल्कि इनके बारे में जो उस साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि इन्होंने तो लड़काना को भी नहीं छोड़ा, जब उन्होंने कहा था कि एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है, सियासी किबला है ये आपका जो लड़काना है, वहाँ पे भी करप्शन और लूट मार की गई। उसके बाद एक और जो बड़ी खबर है वो एहसानुल्लाह एहसान की के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि वो फ़रार हो चुके हैं, इस हवाले से तस्दीक की है ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने कि बिल्कुल वो फ़रार हुआ है, इस पे काम हो रहा है और जल्द इस पे आगाह किया जाएगा। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने तकरीब से ख़िताब किया। इमरान खान साहब भी मौजूद थे, ज़ल्मे खलीलज़ाद भी मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बहुत मस्बत बातें की, पाकिस्तान की खिदमत का एतराफ़ किया। इमरान खान साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और कल भी हमने देखा था कि जब ईसा नकवी साहब के सवाल पर कश्मीर के हवाले से जो बात की थी, इन्होंने सेक्रेटरी जनरल जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने बहुत मस्बत बातें की थी और यही वजह है कि पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त पज़ीराई मिल रही है। जो भी यहाँ पे इस तरह से इंटरनेशनल लेवल का की कोई शख्सियत आते हैं या कोई बाहर के किसी मुल्क के सदर आते हैं, वज़ीर आज़म आते हैं, वो जब यहाँ आकर बयान देते हैं कश्मीर के हक़ में, चाहे वो महातीर मोहम्मद हों, तैयब उर्दमान हों या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हों, जो भी आकर कश्मीर के हक़ में बात करता है, ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं और इंडियन अखबारात ये लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की फ़तह है, पाकिस्तान की कामयाबी है, इससे पाकिस्तान जो है वो इंगेज कर रहा है दुनिया के दीगर ममालिक को और ज़ाहिर है इससे भारत को नुकसान भी है, बदनामी भी है और साथ ही उनको परेशानी भी है कि पाकिस्तान जिस तरह से जो आइसोलेशन से निकल के अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अहम ममालिक को इंगेज कर रहा है। और इसीलिए आप ये भी देख रहे हैं कि FATF का इजलास जारी है, 21 तारीख को फैसला आना है और पाकिस्तान बहुत पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान जो है वो ये तो कंफर्म है कि ब्लैक लिस्ट नहीं हो रहा जो हमें बताया गया अब तक, लेकिन ये भी है कि अल्लाह करम करे और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी जो है वो वाइट लिस्ट में आ सकता है। और अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी रहता है तो ये भी भारत की बहुत बड़ी नाकामी है कि उन्होंने पूरी कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरा महाज़ बनाया, लेकिन इस वक्त उनको मुंह की खानी पड़ रही है जब उनके अपने मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि जिस तरह से वो अपने मुल्क में जो है वो नसीरुद्दीन शाह या इस तरह की शख्सियात के बारे में कह रहे हैं कि इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, इनको लटकाना चाहिए, इनको कत्ल करना चाहिए। और वही बात जो इमरान खान साहब ने कही थी कि भारत के हालात मोदी के हाथ से निकलते चले जा रहे हैं और अगर मोदी उन ख़यालात से, उन नज़रियात से पीछे हटता है जिसका उसने प्रचार किया है, तो RSS के गुंडे मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे।
उसके बाद एक और मामला है, उस पर अदील बड़ाई साहब ने बहुत तफसीली वीडियो लगाई है एक और जर्नलिस्ट के साथ। वो है जो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात इमरान खान साहब ला रहे हैं, इनकी हुकूमत ला रही है। और इससे पहले इस इशू के ऊपर हबीब अकरम साहब ने भी बात की, साद रसूल साहब ने भी बात की, ख़ास तौर पे कम्प्रीहेंसिव व्लॉग किया है अदील बड़ाई साहब ने, वो आप जाकर देख लें। मैं अब वो तो कर नहीं सकता कि जैसे परसों हमारे बल्कि कल सुबह एक सहाफ़ी ने जो काम किया कि रात को अदील बड़ाई साहब ने गुलाबी नमक की स्मगलिंग के हवाले से इंडिया में जो जा रहा है और इंडिया आगे फ़रोख्त कर रहा है, इस हवाले से उन्होंने मियां शाहिद साहब के साथ एक वीडियो लगाई। और हमारे एक सीनियर सहाफ़ी ने अगले दिन सुबह जागते ही, मुझे लगता है कि नमाज फ़जर के बाद, नमाज भी पढ़ते होंगे, नेक आदमी है, और नमाज के टाइम उनकी एक वीडियो आई, लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ, तमाम मालूमात, तमाम वही चीज़ें, कोई एक चीज़ भी नहीं बदली और अपने नाम से वीडियो लगा दी। तो यही इसको इंटेलेक्चुअल जो है वो करप्शन भी कहते हैं, साफ़ती बदनयांती भी कहते हैं कि इतनी कमज़रफ़ी कि आप नकल मार रहे हैं, आप किसी और की स्टोरी कर रहे हैं, आप उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे। और वैसे यही मसला है हमारे इन बड़े बड़े नामों का, ऊंची दुकान, फीका पकवान, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, इस तरह की जो बातें बनी हुई हैं और इस तरह के बड़े खैर मुहावरे हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। होनी तो ये चाहिए कि आप लोगों की स्टोरीज़ देख के और हम उसका फॉलो अप करें, हम उसमें से चीज़ें निकालें। लेकिन हालत ये है कि आप जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो फील्ड में जाते हैं, जो रिपोर्टर हैं, उनकी स्टोरीज़, उनकी ख़बरों को उठा के और आप पेल देते हैं, आप अपने नाम से कर देते हैं। तो ये इंतहाई बदनयांती है। आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा, आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्या आप उन शख्सियत तक पहुँच गए हैं, और क्या आप मुझे बताएँ कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बता दें कि अगर उन्होंने अदील बड़ाई साहब की नकल मारी थी, अदील बड़ाई साहब की और मियां शाहिद साहब की, तो क्या उनको क्रेडिट नहीं देना चाहिए था। और आप वो दोनों वीडियो सुनिएगा, अदील बड़ाई साहब की भी सुनिएगा। ज़ाहिर है अदील बड़ाई साहब अब उन जितने मारूफ नहीं हैं, गो के अखलाकी तौर पे उनमें जो अखलाकी अक़दार हैं वो बहुत बड़ी हैं उनमें, चाहे वो बहुत ज़्यादा मारूफ और मशहूर नहीं है। लेकिन आप ज़रा चेक करके मुझे बताइएगा कि क्या मैंने झूठ बोला है या मैं सच बता रहा हूँ आपको कि अदील बड़ाइश ने पहले वीडियो लगाई, उसके बाद सुबह वो लगाते हैं और मनोन वही चीज़ें कहते हैं। मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि ज़रूर ज़रा देख कर बताइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा भी सही कि मेरा इशारा किस शख्सियत की जानिब था। उसके बाद ज़ल्मे खलील साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है। वही सिलसिला चल रहा है अफ़गान तालिबान के साथ अमन मुआहदे के हवाले से। बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस महीने के अंदर अंदर ये अमन मुआहदा हो जाएगा और अफ़गानिस्तान में अच्छे दौर का आगाज़ होगा। इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब किया हुआ था, उसकी मैं डिटेल्स नहीं ले सका। कोशिश करूँगा टिक्का खान सानी साहब से या जो बाखबर रिपोर्टर्स हैं, फ़हीम अख्तर साहब हैं, अब्दुल कादिर साहब हैं, उमर जट साहब हैं, जो PTI की बीट को कवर करते हैं, अवैस कियानी हैं, अब्बास शबीर हैं, उनमें से किसी से रिपोर्ट लेकर जिसके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत अहम फ़ैसले जो हैं वो पार्टी इजलास में इमरान खान साहब को करने हैं। अगर वो पार्टी इजलास हो चुका है तो पता करेंगे उसमें क्या फ़ैसले हुए हैं, अगर नहीं हुआ तो जब होगा तो उस हवाले से डिटेल ज़रूर लेंगे। नईम मुल्क साहब के लिए दुआई तकरीब हुई जिसमें इमरान खान साहब ने भी शिरकत की, उनके लिए दुआ की गई। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह से रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं और मरीम सफदर साहिबा का नाम जो ECL से निकालने का मामला है, इन दोनों इश्यूज़ पे मैं अलग अलग वीडियोस लगा चुका हूँ। मौलाना साहब जिस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं रियासत को फाटा के मामले में, और साथ ही मरीम सफदर साहिबा जो अपने वालिद साहब के पास लंदन जाना चाहती हैं, वो उनके वालिद साहब जो जिनको 100 रोज़ हो गए हुए, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, वो इलाज नहीं करा रहे, और ना ही वो अपने पेट स्किन की रिपोर्ट भेज रहे हैं, ना प्लेटलेट्स की रिपोर्ट भेज रहे हैं, ना कोई और जो चीज़ें हुकूमत मांग रही है वो भेज रहे हैं। इसके बाद आपने देखा मीडिया पे एक अच्छी कंपेन चल रही है पोलियो मुहिम के हवाले से, बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से आप सब अपना किरदार अदा कीजिए, और साथ ही मैं कुछ वीडियोस में आपको याद दिलाता रहूँगा कि अब हमें एक सिलसिला शुरू करना चाहिए कि जो भारत की हवाले से जो वो हैं वहाँ की जो ख़बरें हैं, जो भारत के अंदर जो इस वक्त वो अपने मुल्क में जो अक़लियतों के साथ कर रहे हैं, जो वो अपने शहरियों के साथ कर रहे हैं, जो वो स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, वो जो ख़बरें हैं इंडियन चैनल्स की वेबसाइट से उठाइए और उनको ट्वीट कीजिए मुख्तलिफ अब कंट्रीज़ के लोगों को टैग करके, ताकि पता चले दुनिया भर के लोगों को कि इस वक्त भारत के अंदर किस तरह से उनकी हुकूमत दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी कर रही है, ना सिर्फ अक़लियतों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, बल्कि अपने स्टूडेंट्स और अपने शहरियों के ख़िलाफ़। टिड्डी दिल का हमला जो है
वो उस हवाले से अभी तक ख़तरात मौजूद हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है लेकिन उस पैमाने पे नहीं कर रही जिस पैमाने पे करनी चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसकी डिटेल्स मैं नहीं देख सका। फ़हीम अख्तर साहब ने या हाफिज़ुल माजिद साहब ने शायद बताई हो, लेकिन मैं क्योंकि उसको अटेंड नहीं कर सका, ना उसको देख सका हूँ, ना उसकी तफसीलात ले सका हूँ। और लेकिन उसमें भी अज़ीज़ मेमन का मामला जो है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। तो ये टॉप न्यूज़ स्टोरीज़ ऑफ द डे थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासरो। खुदा हाफिज़।